अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ वाइटल साइन है, इसके आज हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने रेगुलेशन ऑफ पल्स तक जो है वाइटल साइन को डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर की शुरुआत हम रेगुलेशन ऑफ पल्स से करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से हमारे पल्स जो है रेगुलेट होते हैं। हमारे जो पल्स है इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन इसको मॉनिटर करता है, ठीक है, किस तरह से पल्स की प्रोडक्शन होती है। तो इस पर हम आज के लेक्चर में डिटेल के साथ बात करेंगे। Pulse is regulated by the autonomic nervous system through the sinoatrial node, जिसे हम पेसमेकर भी कहते हैं। पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखनी है पल्स के रेगुलेशन के हवाले से कि पल्स को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए इसको रेगुलेट किया जाता है थ्रू साइनोआर्ट्रियल नोड। साइनोआर्ट्रियल नोड, इसके हवाले से आप लोगों ने दूसरा टर्म भी सुना होगा, पेसमेकर। पेसमेकर जो है ये साइनोआर्ट्रियल नोड्स को कहता है, ठीक है, जो कि हमारे साथ हार्ट, इस तरह से हार्ट का हमारा साथ एक शेप होता है, ठीक है, इस तरह से हार्ट का शेप होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हार्ट के हमारे साथ 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, साइनोआर्ट्रियल नोड कहते हैं, मतलब पेसमेकर। ये साइनोआर्ट्रियल नोड जो है एक ख़ास तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं और यही सिग्नल्स फिर यहाँ नीचे आते हैं AV नोड को, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ जब ये सिग्नल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये सिग्नल जो है चले जाते हैं AV नोड से जो है बंडल ऑफ हिस तक चली जाती है और फिर बंडल ऑफ हिस जो है इसको पुरखंजी फाइबर्स के ज़रिए पूरे हार्ट के जो मसल होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। और इसी तरह से जब ये सिग्नल्स पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो इसके बाद हमारा हार्ट जो है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो पहली बात आप लोगों को ये याद रखनी है रेगुलेशन ऑफ पल्स के हवाले से कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। किस चीज़ के ज़रिए? साइनोआर्ट्रियल नोड के ज़रिए, पेसमेकर्स के ज़रिए, ठीक है। तो ये बात जो है आप लोगों ने इसको याद रखनी है। फिर अगर हम मज़ीद देखें तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीजेस द हार्ट रेट वेल सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द हार्ट रेट। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जिसको एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे हार्ट का जो रेट होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब सिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो सिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से हमारे हार्ट रेट जो है ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिसके नतीजे में या तो हम फाइट रिस्पॉन्सेस परफॉर्म करते हैं या फ्लाइट रिस्पॉन्सेस देते हैं। फाइट रिस्पॉन्सेस से मुराद ये है कि जो इमरजेंसी सिचुएशन आए होते हैं, ठीक है, हम पर आए होते हैं या हम उसको एक्सपोज हुए होते हैं, तो उसका या तो हम मुकाबला करते हैं जिसको हम फाइट रिस्पॉन्सेस कहते हैं, या वहाँ से जो है हम दूर जाने की कोशिश करते हैं जिसको हम फ्लाइट रिस्पॉन्सेस कहते हैं, ठीक है। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस में ये दोनों सिस्टम जो है एक्टिवेट होते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन जब आ जाते हैं तो सिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीथिंग रेट जो है ये भी इंक्रीज़ हो जाती है। जबकि जब इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो
ख़त्म हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, ख़तरा टल जाता है, तो फिर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है ये एक्टिवेट होता है, जो कि हमारे हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट को क्या कर लेता है, दोबारा से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। और इसके नतीजे में हमारा जो हार्ट रेट होता है वो क्या हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों सिस्टम जो है हार्ट रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ ब्लड फोर्स आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच कंट्रैक्शन। फिर इसी तरह से आप सबको पता है कि हमारा हार्ट जो है ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो हर कंट्रैक्शन के साथ लेफ़्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने की वजह से जिस फोर्स के साथ जिस मिकदार में ब्लड जो है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, पंप आउट होता है, तो इस मिकदार में जो ब्लड पंप आउट हुआ होता है, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस वॉल्यूम को फिर हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, इसको समझना। स्ट्रोक वॉल्यूम से मुराद ये है कि हार्ट के हर कंट्रैक्शन के साथ, जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो कंट्रैक्ट होने के साथ हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, जब ये कंट्रैक्ट होता है तो कंट्रैक्ट होते ही इसके साथ एक ख़ास मिकदार में प्रेशर के साथ हमारे हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप आउट होता है, बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो जिस मिकदार में ब्लड जो है वो बाहर की तरफ से चला जाता है, ठीक है, हर लेफ़्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के साथ, तो इस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, इस वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। और हमारे साथ इसकी जो एवरेज वैल्यू है एडल्ट्स में वो कितनी है, वो 70 मिलीलीटर है, ठीक है। मतलब हर कंट्रैक्शन के साथ लेफ़्ट वेंट्रिकल से 70 मिलीलीटर ब्लड वॉल्यूम जो है ये क्या होती है, पंप आउट होती है। तो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यू आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये याद रहना चाहिए, सही है। अब आ जाते हैं कार्डियक आउटपुट की तरफ। कार्डियक आउटपुट इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पल्स रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको मैंने बताया कि हमारे साथ जो एडल्ट है उनमें एवरेज रेट इसकी क्या है, 70 मिलीलीटर है, और हमारे साथ पल्स रेट एवरेज क्या है, 72 है, कि मतलब 60 से 100 तक ये नॉर्मल रेंज है हार्ट की, ठीक है। अगर हम 80 ले लेते हैं, 80 रेट मतलब पर मिनट में हार्ट जो है 80 टाइम रिलैक्स और कंट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है। ये हमारे साथ टोटल कितना बन जाता है, टोटल 5600 मिलीलीटर बन जाता है, जो कि हमारे साथ 5.6 लीटर के बराबर है। मतलब यह है कि पर मिनट के लिहाज से हमारा हार्ट जो है वो 5.6 लीटर ब्लड को जो है पूरी बॉडी में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए, सही है। 5.6 लीटर पर मिनट के लिहाज से हमारी बॉडी जो है ये क्या करती है, पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, सही है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं, कार्डियक आउटपुट से मुराद ये है कि पर मिनट में हमारी बॉडी जो है कितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को क्या करती है, पंप आउट करती है, तो इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट आपके पास कितने के बराबर है, कार्डियक आउटपुट जो है ये आपके पास 5.6 लीटर के बराबर है। द नंबर ऑफ पल्सिंग सेंसेशन अकरिंग इन मिनट इज़ द पल्स रेट। जाहिर बात है कि पर मिनट में आप कितना जो है पल्स रेट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, इसको हम पल्स रेट ही कहते हैं। और द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज़ द कार्डियक आउटपुट। और इसी तरह से 1 मिनट के दौरान हमारा हार्ट जो है वो कितने मिकदार में ब्लड को जो है पंप आउट करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कार्डियक
आउटपुट कहेंगे, सही है। सो पल्स रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, ऑलरेडी ऊपर आप पढ़ चुके हैं। सो अगर मिसाल के तौर पर 70 बीट्स है हमारे साथ, ठीक है, पर मिनट के लिहाज से 70 बीट्स हो रही है और 70 मिलीलीटर ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, ये हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम है। मतलब हर कंट्रैक्शन के साथ 70 मिलीलीटर ब्लड जो है ये क्या हो रहा है, पंप आउट हो रहा है, बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर इसको हम क्या करें, इसको हम पर मिनट के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास फिर 4.9 लीटर पर मिनट आता है। अगर 60 बीट हमारे साथ आते हैं पर मिनट में और 85 मिलीलीटर ब्लड वॉल्यूम है हमारे साथ, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम 85 ml है। तो इसको अगर हम पर मिनट के साथ कैलकुलेट करें तो ये हमारे साथ फिर क्या आएगा, 5.1 लीटर पर मिनट आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास 70 ml है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम और 80 बीट्स पर मिनट हो रहे हैं, तो फिर आपके पास जो कार्डियक आउटपुट होगा वो कितना होगा, 5.6 लीटर पर मिनट आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप लोगों को क्लियर होने चाहिए और इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है आपको नहीं होनी चाहिए, सही है। अब आ जाते हैं पल्स असेसमेंट की तरफ कि पल्स की हम किस तरह से असेसमेंट करेंगे, पल्स के हवाले से डेटा हम कैसे गैदर करेंगे। सो अ पल्स इज़ कॉमनली असेस्ड बाय पल्पेशन or auscultation using stethoscope. A pulse is normally palpated by applying a moderate pressure with the three middle fingers of the hand. The paired on distal aspect of the fingers are the most sensitive areas for detecting a pulse with the gentle pressure. A stethoscope is used for assessing apical pulse. While palpating a pulse, nurse should assess the following, ठीक है। बहुत ही सिंपल बातें यहाँ पर आपको बताई गई है जो कि आप सब जानते हैं। पल्स असेसमेंट से मुराद यहाँ पर यह है कि हम पल्स की मेजरमेंट कैसे करेंगे, पर मिनट के लिहाज से हम इसको कैसे मेजर करें। तो ये तो आप सबको पता है कि जब आप किसी पेशेंट की पल्स रेट मेजर करते हैं तो पल्स रेट मेजर करने के लिए आप जेंटली उनके जो रेडियल पल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर अपने जो पहले 3 फिंगर है, ठीक है, मिडिल 3 फिंगर्स है, इसको रखते हैं और थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने से आपको जो है वहाँ पर पल्स जो है वो फील होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है पल्स के हवाले से डेटा गैदर कर सकते हैं, या जो स्टेथोस्कोप होता है तो स्टेथोस्कोप के ज़रिए आप डायरेक्टली हार्ट बीट जो है उसके साउंड को भी सुन सकते हैं और इसी तरह से उसको आप मेजर भी कर सकते हैं एपिकल पल्स के थ्रू, ठीक है। इसी तरह से जब आप पल्स को क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं, तो आपको मंदरजा झेल चीज़ों के बारे में जो है पता होना चाहिए। पहले तो आपको नॉर्मल जो पल्स रेट है वो मालूम होने चाहिए कि नॉर्मल पल्स रेट हमारे साथ कितनी है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पल्स रेट से क्या मुराद है, पल्स रेट से मुराद हार्ट रेट है, ठीक है। मतलब यह है कि पर मिनट में हार्ट कितनी दफ़ा कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, तो इसको हम पल्स रेट कहते हैं। फिर इसी तरह से पल्स रिदम के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, पल्स वॉल्यूम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि डल है या शार्प है या इसी तरह से डीप पल्सेशन हो रही है या शेलो पल्सेशन हो रही है, ठीक है, बायलैटरल इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें जो है आपको मालूम होने चाहिए पल्स के हवाले से। तो तभी आप बेहतर तरीके से आप जो है पल्स के हवाले से डेटा को गैदर कर सकेंगे। फिर इसी तरह से पल्स रेट की बारे में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इट इज़ स्टेटेड एज नंबर ऑफ पल्सेस और बीट्स पर मिनट, के पर मिनट के लिहाज से कितनी दफ़ा आप पल्सेस को फील करते हैं या हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, तो इसको हम पल्स रेट कहेंगे। तो काउंट द पल्सेस फॉर नॉट लेस देन हाफ मिनट, जो कि हमारे साथ क्या है। आप लोग जब भी पल्स की मेजरमेंट करेंगे तो तकरीबन 1 मिनट जो है आपने लाजमी इसको देना होगा, ठीक है। 1 मिनट या तकरीबन 30 सेकंड जो है आप इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे, सही तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नॉर्मल जो हमारे साथ पल्स रेट है ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया कि 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट ये हमारे साथ
नॉर्मल है, ठीक है। एवरेज जो है वो हमारे साथ 72 होता है। एडल्ट में पल्स रेट जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 100 BPM इस कॉल्ड टेकिकार्डिया। अगर एडल्ट में हमारे साथ पल्स रेट जो है वो क्या हो, 100 से ज़्यादा हो, ठीक है। पल्स रेट जो है पर मिनट के लिहाज से 100 से ज़्यादा हो तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर टेकिकार्डिया कहते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म में। अगर एडल्ट में हमारे साथ पल्स रेट जो है वो पर मिनट के लिहाज से 60 से कम हो तो इसको हम फिर ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स आप लोगों को याद होने चाहिए। आपकी जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को अगर पता होगा, अगर आपको याद होंगे तो आगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं पल्स वॉल्यूम की तरफ से। ये सो पल्स वॉल्यूम या फोर्स रेफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट। द पल्स वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड द पल्स स्ट्रेंथ और क्वालिटी रेफर टू द फोर्स ऑफ द ब्लड विद ईच बीट, ठीक है। सो पल्स वॉल्यूम या पल्स फोर्स से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि हार्ट के हर कंट्रैक्शन के साथ, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो हर कंट्रैक्शन के साथ ब्लड जो है वो कितनी फोर्स के साथ जो है क्या होते हैं, पंप आउट होते हैं, तो इसको कहते हैं पल्स वॉल्यूम, ठीक है। पल्स वॉल्यूम इसको हम पल्स स्ट्रेंथ भी कहते हैं या क्वालिटी भी कहते हैं। इससे मुराद क्या है, द फोर्स ऑफ ब्लड विद ईच बीट, हर बीट के साथ पल्स जो है हमारे जो ब्लड है, ठीक है, वो कितनी फोर्स के साथ क्या करता है, जो वेसल्स के वाल होते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पल्स वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। इट कैन बी रेंज फ्रॉम एब्सेंट टू बाउंडिंग, ठीक है। इसके जो रेंजेस है वो एब्सेंट से लेकर बाउंडिंग तक है। बाउंडिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फुल फोर्स पल्स, ठीक है। बाउंडिंग से मुराद ये है कि जब आप किसी का पल्स रेट मैयर कर रहे हो, ठीक है, और मैयरिंग के दौरान आपको पल्स जो है बहुत वाज़े तौर पर जो है वो फील हो रहे हो और बहुत शिद्दत के साथ वो जो है बीटिंग कर रहे हो, ठीक है, बाउंडिंग कर रहा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाउंडिंग कहेंगे। इसी तरह से जो दूसरी किस्म है इसकी, इसको हम क्या कहते हैं, 3D या वीक पल्स, ठीक है। सो डिफ़िकल्ट टू पल्पेट और अ पल्स ऑफ डिमिनिश स्ट्रेंथ, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि हम उनकी जब पल्स रेट को मैयर करते हैं तो उनके जो पल्स रेट होता है, पल्स की जो पल्पेशन है वो हमें बहुत कम फील हो रही होती है और बहुत मुश्किल से उसको जो है हम क्या कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। तो इस तरह से पल्स को हम क्या कहते हैं, 3D या वीक पल्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरी किस्म है वो है एब्सेंट पल्स, जिसमें हमें किसी किस्म की पल्सेशन जो है वो फील नहीं होती। तो ये 3 किस्म की हमारे साथ पल्सेस है, ठीक है, जो कि आप लोगों को मालूम होने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। वॉल्यूम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स फुलनेस ऑफ द हार्ट बीट, द कंडीशन ऑफ द एट्रियल वॉल एंड हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसी तरह से जो पल्स वॉल्यूम होता है तो इस पर जो है हार्ट बीट की जो फोर्सफुलनेस है ये इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, इस वजह से मुतासिर होती है। इसी तरह से आर्ट्रियल वॉल से मुतासिर होती है और हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन की वजह से जो पल्स वॉल्यूम है ये क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है। फिर इसके बाद हमारे साथ अगला जो टर्म आता है वो है पल्स रिदम। पल्स रिदम किसे कहते हैं, पल्स रिदम रेफर टू द रेगुलरिटी और इक्वल स्पेसिंग ऑफ ऑल द बीट्स ऑफ द पल्स। नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन ईच हार्ट बीट आर ऑफ द सेम ड्यूरेशन। अ पल्स विद एन इरेगुलर रिदम इज आल्सो नोन एज डिसरिदमिया या एरिदमिया, ठीक है। पल्स रिदम से मुराद ये है कि अगर एक पेशेंट है उनकी अगर आप क्या करते हैं, पल्स मेजरमेंट करते हैं नॉर्मल कंडीशन में और हर मिनट आपको जो डेटा मिलती है वो 72 बीट्स पर मिनट मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो पल्स रिदम है वो क्या है, वो ठीक है। मतलब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हो रही है और नॉर्मल टाइम में हो रही है और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ हो रही है, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो डेटा आएगा तो वो फिर सेम आएगा,
लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि पेशेंट में एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से उनका जो पल्स रिदम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो फिर रिदम में नहीं रहता। कभी उनका हार्ट रेट जो है पर मिनट के लिहाज से 80 बीट्स पर मिनट होता है, कभी 60 बीट्स पर मिनट होता है, कभी 90 बीट्स पर मिनट होता है। तो ऊपर नीचे हो रहा होता है, लेकिन सेम रिदम में नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो इस कंडीशन को फिर क्या कहते हैं, इस इर्रेगुलर रिदम को फिर हम क्या कहते हैं, डिसरिदमिया या एरिदमिया कहते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ईच टाइम elapse between beat of a normal pulse, this steady beat is called pulsus regularis। ठीक है, इसी तरह से अगर हर बीट के दरमियान में हमारे साथ जो टाइम लेप्स है, ठीक है, वो क्या हो, बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है, और नॉर्मल रिदम के साथ जा रही हो, तो इस कंडीशन को, इस स्टेडी बीटिंग को हम क्या कहेंगे, इस स्टेडी बीटिंग को हम फिर पल्सिस रेगुलेरस कहेंगे, मतलब रेगुलर जा रही है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की इरेगुलरिटी नहीं है। अ पल्स विद इरेगुलर रिदम, अगर पल्स में इरेगुलर रिदम आ रहा है, ठीक है, तो इसको फिर हम इरिदमिया कहेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे साथ हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर हो, तो इसका मतलब ये है कि जो पल्स है वो भी हमें इरेगुलर फील होगी। तो इस कंडीशन को फिर हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को फिर हम इरिदमिया कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ जो है आप स्टूडेंट्स को आ रही होगी। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ अगला टर्म आता है बायलैटरल इक्वलिटी या साइमेट्री ऑफ पल्स। ठीक है, व्हेन असेसिंग पेरिफेरल पल्स टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ ब्लड फ्लो टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी टू चेक द ब्लड फ्लो ऑफ बायलैटरल इज इम्पोर्टेंट। बायलैटरल इक्वलिटी से मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि जब हम पल्स रेट मेजर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन है या ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से आ रही है, जा रही है कि नहीं, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पेरिफेरल पल्स को एसेस करते हैं, जिसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर अमाउंट में हो रही है या नहीं बॉडी की किस खास एरिया को। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायलैटरल इक्वलिटी कहते हैं। अगर बॉडी के तमाम एरियाज तक प्रॉपर अमाउंट में जा रही है, प्रॉपर वॉल्यूम में जा रही है, तो इसको हम बायलैटरल इक्वलिटी कहेंगे। अगर नहीं जाती तो फिर बायलैटरल इक्वलिटी हमारे साथ नहीं होगी, और फिर इसको हम साइमेट्री ऑफ पल्स भी नहीं कह सकते, बल्कि ये हमारे साथ अनसाइमेट्री ऑफ पल्स फिर इसको हम कहेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पल्स की तरफ आ जाते हैं। आप सबको पता है कि हमारे साथ पेरिफेरल पल्स है और एपिकल पल्स है। पेरिफेरल पल्स आप सबको पता है कि पेरिफेरल पल्स इज़ अ पल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द हार्ट, फॉर एग्जांपल इन द फुट और रेस्ट एसेस वाइव फिंगर्स। ठीक है, पेरिफेरल पल्स ये हमारे साथ वो पल्स कहलाते हैं जो कि हमारे हार्ट से दूर होते हैं। मतलब अगर हम अपने फुट में मुख्तलिफ हमारे साथ जो आर्टरीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको जब हम पल्पेट करते हैं, ठीक है, तो तब हमें फील होती है। ठीक है, इसी तरह से रेस्ट में हमारे साथ जो मुख्तलिफ वेसल्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या कहलाते हैं, यहाँ पर हम जो पल्सेस मेजर करते हैं तो इसको हम पेरिफेरल पल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि हम फिंगर्स के ज़रिए करते हैं। एपिकल पल्स जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सेंट्रल पल्स भी इसको कह सकते हैं। दैट इज़ इट इज़ लोकेटेड एट द एपिक्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के बिल्कुल एपिक्स पर ये एपिकल पल्स जो है ये मौजूद होता है, रहता है। सो इस वजह से इसको एपिकल पल्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो रिफर एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स भी कहते हैं। मतलब ये है कि ये हमारे साथ सेंट्रल पार्ट होता है पल्सेशन का। ठीक है, तो इस वजह से हमें अगर यहाँ से हम रीडिंग लेते हैं तो हमारे साथ जो रीडिंग होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो फिर आएंगी। और यहाँ पर जो हम रीडिंग लेते हैं तो इसके लिए हम स्टेथोस्कोप टूल को यूज़ करते हैं, और स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम क्या करते हैं, एपिकल पल्स को मेजर करते हैं।
ये आप लोग मुख्तलिफ पल्स साइट जो है जान दीजिए, आपके एग्ज़ामिनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे जो है ऑस्की ऑस्पी में पूछ सकते हैं, सो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे साथ मुख्तलिफ पल्स साइट है जिसमें हमारे साथ टेम्पोरल पल्स है, ठीक है, करोटिड पल्स है, इसी तरह से एपिकल पल्स है, ये वाला जो पोर्शन है, इसी तरह से ब्रेकियल पल्स साइट है, रेडियल पल्स साइट है, इसी तरह से ये वाला जो एरिया है इसको फीमोरल पल्स साइट कहते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको पोप्लीटियल कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसको पोस्टीरियल थिबियल कहते हैं, और ये नीचे जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसको डोर्सलिस पेडस कहते हैं। तो टोटल आपके पास कितने साइट है पल्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके पास जो है 9 पल्स साइट है, जो मेजर साइट्स है वो आपके पास टोटल कितने हैं, 9 है, ठीक है। टेम्पोरल, करोटिड, एपिकल, ब्रेकियल, रेडियल, फीमोरल, पोप्लीटियल, पोस्टीरियल थिबियल एंड डोर्सलिस पेडस, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, बहुत ही सिंपल है। पल्स साइट्स की तरफ आ जाते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ठीक है। रेडियल बेस ऑफ थंब, जो कि आप थंब के ज़रिए क्या करते हैं, इसको मैयर करते हैं। टेम्पोरल है, साइड ऑफ फोरहेड हो गया, ठीक है। करोटिड, साइड ऑफ नेक, नेक के जो साइड पर होते हैं करोटिड आर्टरीज, उसको हम मैयर करते हैं। ब्रेकियल हो गए जो कि इनर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो हो गया, ठीक है। फीमोरल हो गया, इनर एस्पेक्ट ऑफ अपर थिक। पोप्लीटियल, बिहाइंड द नी, नी के बिल्कुल पीछे जो एरिया होता है उसको हम पोप्लीटियल कहते हैं। डोर्सलिस पेडस, टॉप ऑफ द फुट, ठीक है। पोस्टीरियल थिबियल, इसी तरह से एपिकल पल्स और एपिक्स ऑफ द हार्ट टेकन विद स्टेथोस्कोप, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम एपिकल पल्स को लेते हैं जो कि चेस्ट के लेफ्ट साइड पर होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। रीज़न फॉर यूजिंग स्पेसिफिक पल्स साइट, स्पेसिफिक पल्स साइट हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात है, ये आप सबको पता होना चाहिए। रेडियल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हम आसानी से इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। टेम्पोरल यूज़ व्हेन रेडियल पल्स इज़ नॉट एक्सेसिबल, टेम्पोरल हम तब यूज़ करते हैं जब रेडियल पल्स को यूज़ करना हमारे लिए क्या हो, मुश्किल हो किसी वजह से, ठीक है, तो तब हम टेम्पोरल को यूज़ करते हैं। करोटिड हमारे साथ जो साइट है, यूज ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, शॉक इन एडल्ट, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट और जब कोई एडल्ट जो है वो शॉक हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, करोटिड पल्स साइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एपिकल जो है ये रूटीनली हम यूज़ करते हैं इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अप टू 3 इयर्स ऑफ एज के जो बच्चे होते हैं उनमें हम रूटीनली यूज़ करते हैं। यूज़ टू डिटरमाइन डिस्क्रिपेंसीज विद रेडियल पल्स, ठीक है, यूज़ इन कंजंक्शन विद सम मेडिकेशन। ब्रेकियल पल्स जो है ये हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर मैयर करने के लिए, और कार्डियक अरेस्ट फॉर इन्फेंट्स में अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम ब्रेकियल पल्स यूज़ करते हैं। फीमोरल जो है यूज़ इन केसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक शॉक के केसेस में इसको यूज़ करते हैं। डिटरमाइन सर्कुलेशन टू अ लेग, लेग्स की तरफ सर्कुलेशन सही तरीके से जा रही है या नहीं, इसको मालूम करने के लिए हम फीमोरल यूज़ करते हैं। पोप्लीटियल जो है यूज़ टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू लोअर लेग्स, ठीक है। पोस्टीरियर टिबियल यूज़ टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द फुट, इसी तरह से डोर्सल पेलिडस या पेडस जो है यूज़ टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द फुट। तो फुट की तरफ सर्कुलेशन सही तरीके से जा रही है या नहीं, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये पोप्लीटियल, पोस्टीरियर थिबियल, डोर्सलिस पेडस और फीमोरल जो साइड है इसको ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं। वेरिएशन इन पल्स बाय एज, अगर एज के लिहाज से हम पल्स रेट की डेटा को हम देखें, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ एज के लोगों में पल्स रेट जो है वो मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर जो हमारे साथ न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनका जो पल्स रेट होता है पर मिनट के लिहाज से
80 to 180 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। 80 से लेकर 180 बीट्स पर मिनट होता है। 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जो पल्स रेट होता है पर मिनट के लिहाज से, तो वो 80 से लेकर 140 तक होता है। फिर 5 से लेकर 8 साल की उम्र तक के बच्चों का जो पल्स रेट है वो 75 से लेकर 120 बीट्स पर मिनट होता है। फिर 10 साल की उम्र के बच्चों की पल्स रेट 50 टू 90 बीट्स पर मिनट होता है। फिर टीनेजर्स की जो पल्स रेट है वो 50-90 बीट्स पर मिनट रहता है। एडल्ट्स का जो है 60 टू 100 बीट्स पर मिनट रह जाता है, और जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनका भी 60 टू 100 बीट्स पर मिनट हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ एज पर जो है डिपेंड करता है, और मुख्तलिफ एज के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनका जो पल्स रेट होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग पल्स, अब वो कौन से फैक्टर है जो कि आपकी पल्स को क्या कर सकती है, इफ़ेक्ट कर सकती है, आपके पल्स रेट को इफ़ेक्ट कर सकती है। इसमें एज आ जाता है, सेक्स आ जाता है, ठीक है, मेल है फीमेल है, एक्सरसाइज और फिज़िकल ट्रेनिंग आ जाती है, बॉडी फ्लूइड आ जाती है, पोजीशन, ड्रग यूज़, इसी तरह से इलनेस, इमोशन, टेम्परेचर, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि क्या करती है, पल्स रेट को इफ़ेक्ट कर सकती है। सो ये चीज़ें जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए, इंतहाई सिंपल है, इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर हम एज के बारे में बात करें, ठीक है, एज इंक्रीजेज द पल्स रेट ग्रेजुअली डिक्रीजेज ओवरऑल। सी टेबल 29-2 फॉर स्पेसिफिक वेरिएशन इन पल्स रेट फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड। ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया, कहते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो पल्स रेट है इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू हो जाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती रहती है। अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो न्यू बॉर्न होते हैं उनका पल्स रेट जो है पर मिनट के लिहाज से 120 टू 180 बीट्स पर मिनट रहता है, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो 1 साल के बच्चे होते हैं वो 120 टू 140 हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नीचे आता रहता है उम्र के बढ़ने के साथ साथ। फिर इसी तरह से अगर हम सेक्स की बात करें तो आफ्टर प्यूबर्टी के बाद द एवरेज मेल पल्स रेट इट स्लाइटली लोअर देन द फीमेल। सही है, जो एवरेज मेल्स का पल्स रेट होता है तो वो फीमेल्स के पल्स रेट से थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा लोअर रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होनी चाहिए। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये तो आप सबको पता है कि नॉर्मली अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज की वजह से हमारा पल्स रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो द पल्स रेट नॉर्मली इंक्रीजेज विद एक्टिविटीज़। कोई काम करते हैं तो इसके साथ नॉर्मली क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोफेशनल एथलीट इज often less than in the average person because of greater cardiac size, strength and efficiency। सही है, तो ये आप लोगों को जो है याद होने चाहिए। हमारे साथ जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं तो उनका जो रेट होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो लेस होता है एवरेज पर्सन के बनिस्बत। क्योंकि वो एथलीट्स होते हैं, उनका कार्डियक साइज भी लार्ज होता है, स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी जो है उनको ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है उसकी। तो इस वजह से नॉर्मल कंडीशन में उनका जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है, ठीक है, प्रोफेशनल एथलीट्स में वो क्या होती है, लेस होती है एवरेज पर्सन के बनिस्बत। फिर हाइपोवोलीमिया और डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, सो लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम इज increases the pulse rate in adults. The loss of circulating volume result in adjustment of the heart rate to increase blood pressure as the body compensate for the lost blood volume। ठीक है, जब ब्लड जो है वो वेस्कुलर सिस्टम से क्या हो, लॉस हो जाए, मतलब ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, तो इस वजह से पल्स रेट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एडल्ट्स में अगर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम में कमी आ जाए, ठीक है, तो कंपनसेशन के लिए हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाती है, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाती है, और जो लॉस्ट ब्लड वॉल्यूम है उसको कंपनसेट
कर दिया जाता है। स्ट्रेस की कंडीशन में इमोशन की अगर हम बात करें तो इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने इसके बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के हवाले से पूरे डिटेल के साथ बताया था, ठीक है। सो ओवरऑल क्या होता है, स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। सो स्ट्रेस इंक्रीज द रेट एज वेल एज द फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, फियर एंड एंजाइटी एज वेल एज द परसेप्शन ऑफ सीवियर पेन स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम जो है क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में। फिर इसी तरह से फीवर की अगर हम बात करें इलनेस की, सो द पल्स रेट इंक्रीजेज in response to lower blood pressure that result from peripheral vasodilation associated with elevated body temperature and because of increased metabolic rate। metabolic rate increase होने की वजह से और जो बॉडी टेम्परेचर है इसकी इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे साथ जो ब्लड जो हार्ट रेट होता है या जब पल्स रेट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो सम मेडिकेशन डिक्रीजेस द पल्स रेट एंड अदर इंक्रीजेज। कुछ मेडिकेशन ऐसी है जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है, लेकिन बाकी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डियोटॉनिक्स हो गए जिसमें हमारे साथ डिजिटेलस प्रिपरेशन हो गई, ये क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है, जबकि एपिनेफ्रिन ये क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। पोजीशंस की अगर हम बात करें, व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग और स्टैंडिंग ब्लड यूजुअली पूल्स इंडिपेंडेंट वेसल्स ऑफ द वेनस सिस्टम, पूलिंग रिजल्ट इन अ ट्रांसिएंट डिक्रीज इन वेनस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट एंड अ सब्सीक्वेंट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट। इसी तरह से अगर कोई बंदा जो है वो बैठा हुआ हो या खड़ा हो, ठीक है, तो बैठने की वजह से या खड़ा होने की वजह से, मुसलसल खड़े होने की वजह से जो ब्लड होता है तो वो नीचे जो डिपेंडेंट वेसल्स होते हैं वेनस सिस्टम में तो वो वहाँ पर जमा हो जाता है, ठीक है। सो पूलिंग की वजह से ट्रांसिएंट ब्लड में डिक्रीज, ट्रांसिएंट में जो है क्या आ जाती है, डिक्रीज आ जाती है, ट्रांसिएंट डिक्रीज इन वेनस ब्लड रिटर्न। सो वेन से जो ब्लड वापस आ रहा होता है हार्ट की तरफ तो उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है और ऑटोमेटिकली हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पैथोलॉजी मतलब इन्फेक्शन की कंडीशन में सर्टन डिजीज सच एज हार्ट कंडीशन और दोज दैट इम्पेयर ऑक्सीजन सैचुरेशन कैन अल्टर द रेस्टिंग पल्स रेट। पल्स रेट को क्या करती है, चेंज कर लेती हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला वाइटल साइन है वो हमारे साथ रिस्पायरेशन है, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन इज द मैकेनिज्म the body uses to exchange gases between the atmosphere and the blood and the cells, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन की बात हो रही है। सो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेसेस। रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी जो है हमारी बॉडी गैशियस एक्सचेंज करती है, ठीक है। और ये गैशियस एक्सचेंज जो है लंग्स और जो एटमॉस्फेयर होता है इनके दरमियान में होता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें गैशियस एक्सचेंज होता है तो इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन हमारे साथ दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो होती है कि एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स की तरफ जब एयर जाती है, ठीक है, तो इनके दरमियान हमारे लंग्स की तरफ एयर जाने के बाद अल्वियोलाई में जब एयर जाती है, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो क्या होती है, एक्सचेंज होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। फिर अल्वियोलाई से इसी ऑक्सीजन को ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो इसी ऑक्सीजन को लेकर हमारे टिश्यूज़ तक ले जाते हैं। तो इन अल्वियोलाई से लेकर टिश्यू के दरमियान में जो तबादला होता है ऑक्सीजन का, गैशियस एक्सचेंज का, ठीक है, तो इसको हम इंटरनल
रिस्पायरेशन कहते हैं। इसी तरह से वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन इन एंड आउट ऑफ द लंग, ठीक है। लंग्स के दरमियान में जो गैसेस का तबादला होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है, तो इस मैकेनिज़्म को वेंटिलेशन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द अल्वियोलाई एंड द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स और अल्वियोलाई के दरमियान में गैसियस एक्सचेंज या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तबादला हो रहा होता है, जिसमें अल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड सेल्स की तरफ जाती है और रेड ब्लड सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अल्वियोलाई की तरफ जाती है, जहां अल्वियोलाई इसको दोबारा से जो है क्या करती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए, रिस्पायरेटरी कैनाल्स के ज़रिए जो है बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इस अमल को, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। परफ्यूजन क्या है? परफ्यूजन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू एंड फ्रॉम द कैपिलरीज, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, कैपिलरीज से की तरफ जाती है और फिर कैपिलरीज से जो है वापस आना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम परफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। फिज़िकल कंट्रोल, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। जिस तरह से हमने पल्स रेट की रेगुलेशन की बात की थी कि इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और इसमें हमारे साथ जो है साइनो आर्टिक्यूलर नोड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड्स आ जाते हैं, एसए और एवी नोड आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल होती थी पल्स रेट। अब बात करते हैं हम रिस्पायरेटरी रेट की। तो द रिस्पायरेटरी सेंटर जो हमारे साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, इन द ब्रेन से रेगुलेट द इनवॉलेंट्री से मुराद जो एडल्ट नॉर्मल ब्रीथ है इन स्मूथ अनइंटरप्टेड पैटर्न, जो कि हमारे साथ 12 से लेकर 20 टाइम्स पर मिनट जो है ये ब्रीथिंग रेट है, इसको क्या करती है? रेगुलेट करती रहती है। वेंटिलेशन इज रेगुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इन द आर्टियल ब्लड। आर्टियल ब्लड में हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, तो इसके बेस पर हमारे साथ वेंटिलेशन प्रोसेस जो है होता रहता है। वेंटिलेशन से मुराद इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती रहती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन इज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टियल ब्लड। हमारे साथ आर्टियल ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेंटिलेशन प्रोसेस में, ठीक है। An elevation in the carbon dioxide level causes respiratory control system in the brain to increase the rate and depth of breathing, ठीक है। जब आर्टियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो एक ख़ास तरह के मैसेजेस जो है हमारे ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहाँ तक जाती है, जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करती है? रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज़ कर देती है। तो रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होने की वजह से इसके साथ साथ जो ब्रीथिंग डेप्थ होता है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से द इंक्रीज वेंटिलेटरी एफर्ट की वजह से हमारे साथ जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होता है, तो वो जल्दी जल्दी इस इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो इंस्पायरेशन और इनहेलेशन जो है ये हमारे साथ क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस से क्या मुराद है? एक्टिव प्रोसेस से मुराद ये है कि जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, इंस्पायरेशन से मुराद ये है कि जब हम सांस अंदर की तरफ ले रहे होते हैं, तो इस दौरान हमारी बॉडी क्या करती है? एनर्जी को यूज़ करती है। लेकिन जब हम एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, गैसेस को जो है बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं या बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, सांस जब बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो ये हमारे साथ पैसिव प्रोसेस हो जाता है। मतलब इस प्रोसेस में किसी किस्म की हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होती, ये बग़ैर एनर्जी के यूज़ के जो है ये प्रोसेस होता है। और इसी तरह से तीसरा जो हमारे साथ फेज़ होता है वो पॉज फेज़ होता है, ठीक है। पहला फेज़ इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का होता है, दूसरा एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन
एक्सपायरेशन का होता है, तीसरा हमारे साथ पल्स का है। इंस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग दिस फेज द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड्स इम्पल्सेस अलोंग द फ्रीनिक नर्व काजिंग द डायफ्राम टू कंट्रैक्ट। फिर क्या होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द चेस्ट कैविटी टू मूव एयर इनटू द लंग्स। द डायफ्राम मूव अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर एंड रिब्स रिट्रैक्ट अपवर्ड फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन अप्रोक्सीमेटली 1.2 to 2.5 centimeter. During a normal relaxed breath, a person inhales 500 ml of air. This amount is referred as tidal volume. टाइडल वॉल्यूम से मुराद ये है कि वो इंस्पायरेशन जो कि नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं तो इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में हम जब सांस लेते हैं तो हमारे साथ जो एयर बॉडी के अंदर लंग्स में जाती है तो उसकी मिकदार कितनी होती है, 500 ml होती है। तो इस 500 ml को हम क्या कहते हैं, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि हम नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में जब सांस ले रहे होते हैं तो तब होती है। इंस्पायरेशन किस तरह से होता है, जब इंस्पायरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस के स्टार्ट होते ही हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, जिसको हम हमारे साथ कौन सा सेंटर है रेस्पिरेटरी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है एक ख़ास तरह के सिग्नल जो है वो क्या करती है, सेंड करती है फ्रीनिक नर्व्स को। जब फ्रीनिक नर्व्स तक सिग्नल्स पहुंच जाती है तो फ्रीनिक नर्व्स क्या करती है, फ्रीनिक नर्व्स इस सिग्नल्स के नतीजे में जो डायफ्राम होता है, जो कि हमारे साथ डोम शेप में, इस तरह से डोम शेप में होता है, तो ये डोम शेप से कन्वर्ट हो जाता है और ये इस तरह से फ्लैट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो ये कंट्रैक्ट हो जाता है। कंट्रैक्ट होने की वजह से हमारा जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, लंग्स जिसे कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ चले जाते हैं और फॉरवर्ड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ जो है चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ लंग्स के अंदर जो स्पेस होता है तो वो इंक्रीज़ हो जाता है। गैशियस जो ब्लड क्या कहते हैं, गैशियस ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हवा जो है वो बाहर से अंदर की तरफ लंग्स में आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से डायफ्राम जो है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, सीधा हो जाता है, और हमारे साथ जो रिब्स होते हैं वो रिट्रैक्ट होते हैं अपवर्ड फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन से तकरीबन 1.2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर जो है वो क्या होते हैं, मूव करते हैं अपवर्ड की तरफ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के हवाले से, ठीक है। फ्रीनिक नर्व हो गए, फ्रीनिक नर्व क्या करते हैं, फ्रीनिक नर्व डायफ्राम को कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फ्रीनिक नर्व जब स्टिमुलेट होते हैं तो इसके नतीजे में डायफ्राम जो है कंट्रैक्ट होता है। और इसी तरह से हमारे साथ जो दूसरे एक फ्रीनिक नर्व होते हैं और एक मस्कुलोस्केलेटल नर्व होते हैं मेरे ख्याल से, या जिसे हम क्या कहते हैं स्टर्नल नर्व जो है, ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। तो इसकी वजह से रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसी तरह से लंग्स के अंदर स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हवा जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह से एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक्सहेलेशन प्रोसेस में भी बिल्कुल मैकेनिज़्म इसी तरह से होता है। एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम, रिलैक्स डायफ्राम जो है वो दोबारा से फ्लैट शेप से जो है दोबारा से डोम शेप में आ जाता है, ठीक है। एंड एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो दोबारा से नीचे की तरफ और अंदर की तरफ चले जाते हैं। थॉरिक्स डिक्रीज साइज, थॉरिक्स मतलब लंग्स का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है और इसी तरह से लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं और इसके अंदर जो एयर होती है तो वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। सो द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, जो कि अभी मैंने आपको बताया, और स्टर्नम मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ चली जाती है। पल्स जो कि हमारे साथ तीसरा स्टेज, पल्स इज़ द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जब एक बार इनहेलेशन हो जाती है और एक्सलेशन हो जाती है तो इसके दरमियान में जो एक वक्फा होता है तो इसको हम पल्स कहते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल रेट एंड डिप ऑफ वेंटिलेशन, जो नॉर्मल रेट और डिप ऑफ वेंटिलेशन होती है इसको हम यूपनिया कहते हैं, ठीक है। इंटरप्टेड बाय साइन, जो कि हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के साइन के ज़रिए इंटरप्टेड होते हैं, इंटरप्ट होते हैं।
टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग हमारे साथ कोस्टल ब्रीथिंग या थोरेसिक ब्रीथिंग भी आ जाती है, और डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग जिसको हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग कहते हैं। सो थोरेसिक ब्रीथिंग ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। थोरेसिक ब्रीथिंग जब हम मेजर करते हैं तो इसमें हम पेशेंट के जो चेस्ट है, ठीक है, इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें वो सांस लेने के दौरान, अंदर लेने के दौरान ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं, और जब वो एक्सलेशन करते हैं, सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो वो दोबारा से नीचे की तरफ और अंदर की तरफ जाते हैं। सो कॉमनली एडल्ट्स में हम ये थोरेसिक ब्रीथिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। डायफ्रेगमेटिक जो कि हमारे साथ एब्डोमिनल है, ठीक है, कॉमनली इसको हम चिल्ड्रन में क्या करते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें हम इन्वॉल्व द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, जिसमें डायफ्राम कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से हमारा जो बच्चों का जो एब्डोमेन होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसको कहते हैं डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग, ठीक है, जो कि पेट के ज़रिए जो है ले रहे होते हैं, मतलब जो पेट होता है वो ऊपर नीचे जा रहा होता है। जब सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो पेट जो है बाहर की तरफ निकल आता है, और जब छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो दोबारा से नीचे चला जाता है। तो इसको हम डायफ्रेगमेटिक क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग रिस्पायरेशन, इसमें भी हमारे साथ पोजीशन, एक्सरसाइज, एक्यूट पेन, मेडिकेशन, स्मोकिंग, हीमोग्लोबिन फंक्शन, एंजाइटी, एब्डोमिनल ट्रामा और न्यूरोलॉजिक इंजरी, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये सारी चीज़ें आपके रिस्पायरेटरी पैटर्न को क्या कर सकती है, मुतासिर कर सकती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेशन, इसी तरह से जब हम रिस्पायरेशन की असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट के दौरान हमने कुछ मंदरजा झेल चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। जब से पहले जो है ब्रीथिंग रेट को हमने मद्देनज़र रखना होता है, फिर ब्रीथिंग रिदम को देखना होता है, इसकी डेप्थ को देखनी होती है, और द क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रीथिंग, इसको जो है हमने मद्देनज़र रखनी होती है। तो ये 4 चीज़ें जो है हमने मद्देनज़र रखनी होती है जब भी हम रिस्पायरेटरी रेट की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं।